जी का स्टेटमेंट पढ़ के सुना देती हूँ। खड़गे जी कह रहे हैं ये प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकता, इनके पास मुद्दा नहीं है, चुनाव देखते हुए ये किया गया है। डेरेक ओब्रायन कह रहे हैं ये भाजपा का एक और सस्ता स्टंट है। आप कह रहे हैं खलबली मची नहीं, सब एक एक करके बयान देते चले जा रहे हैं। ये विपक्ष की है ना नविका जी, अगर विपक्ष के लोग हैं शायद। नविका जी, अगर टाइम्स नाउ, नव भारत और सिद्धार्थ यादव दोनों भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठ के विपक्ष की बात ही नहीं सुनेंगे और टोका टोकी करेंगे तो फिर मैं आप मना नहीं दीजिए, आप दोनों लोग बोलते रहिए, अपनी व्यू बनाते रहिए। मुझे लगता है कि विपक्ष की ये रणनीति है कि आप एंकर को डिफेंसिव पे डालें, मैं डिफेंसिव पे जाऊंगी नहीं। आप मुझे जिसका दूत बता दें मेरे को मान लेना जरूरी है, लेकिन जनता भी देख रही है। मैंने आपको 2.5 मिनट बोलने दिया, आप बीच में बोला नहीं और सिद्धार्थ बाद में आए, लेकिन आपको कहना आरोप लगाना आप लगाइए। अभी भी नहीं बोलने दे रही हो, आप मेरी बात ही नहीं सुन रही हो पूरी। मैं नहीं आप पे आरोप लगा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ना आप पूरी बात सुन रही हैं। मैं तो कह रहा हूं कि ये 4-5 सवाल जनता के बीच में है, हमारे बीच में है, आप अपनी पूरी बात कहिए। आपका टाइमर शुरू होता है अब 60 सेकंड का। आप ठीक, अब मेरी सीधी सी बात है और कई सवालों का जवाब हमको मिलना चाहिए कि जब भी इस तरह की व्यवस्था आएगी तो कौन सी सरकारों को बीच में रोका जाएगा और कौन सी सरकारें राज्य सरकार की आगे चलेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, ये ज्यादातर देखा गया है और आईडीएफसी 2015 की एक बड़ी रिपोर्ट थी जिसमें कहा कि जब इस तरह के चुनाव साथ में होते हैं तो देश के बड़े मुद्दे आते हैं, हावी होते हैं और छोटे मुद्दे जो मतलब प्रांतीय और क्षेत्रीय मुद्दे हावी नहीं रह पाते हैं। ये 77% लोगों में देखा गया है विद फ्यू एक्सेप्शंस। उसके बाद 5 साल में अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से होगी और उसके बाद अगर मान लीजिए मध्यवर्ती चुनाव हो गए तो क्या होगा, ये सवाल हमारे पास भी है, आपके पास भी है। ये सवाल का जवाब मिले और एक बड़ा काम हो, इसमें देश में स्वागत करना चाहिए सबको। लेकिन मुझे लगता है कि आप अपने यूटर्न से निकल नहीं पा रहे हैं और एक नया शिवका छोड़ रहे हैं। आप रणनीति लेके आइए, बात कीजिए विपक्ष से। आप अलाउ करेंगे तो मैं देता हूं। चलिए, 50 सेकंड में उन्होंने अपनी बात कह दी, अभी 10 सेकंड बाकी थे, लेकिन मैंने फेयरली आपको सुना। आशुतोष वर्मा जी, दोबारा आरोप लगाने से पहले सोच लीजिएगा। अब सिद्धार्थ यादव जी, आप जवाब। मैं उनके 10 सेकंड में ही अपना जवाब। आप रिवाइंड करके दीजिए, तब मैंने आरोप लगाया था। आप रिवाइंड करके दीजिए, तब मैंने आरोप लगाया था। आशुतोष जी रिवाइंड करेंगे, आपके शुरुआत के 2.5 मिनट ही आएंगे। सुन लीजिए बात को। अब आपके पास क्या, मैं आपके 10 सेकंड में आपका जवाब देता हूं। जवाब आपके पास भी है, आप चाहते नहीं कि जवाब मिले। पहली बात तो जो सवाल आपसे था कि खड़गे जी, डेरेक ओब्रायन ये विपक्ष के लोग हैं कि नहीं है, तो अगर कहा जा रहा है कि विपक्ष तिलमिला रहा है, आप कहिए कि हमारा स्टैंड उनके साथ नहीं है, हम तो पक्ष में हैं। पर जैसे आप बोलते हैं पक्ष में, आप इफ एंड बट ले आते हैं। अब आपका इफ एंड बट क्या आया कि देश में देश के मुद्दे हावी रहेंगे, स्टेट के मुद्दे हावी नहीं रहेंगे। जहां जिन राज्यों में 7 चुनाव होता था, इस बार लोकसभा के अंदर हुए, वहां पे क्या होता था, उड़ीसा ने इतनी बार केंद्र में किसी और को चुना, राज्य में किसी और को चुना। तो या तो आप देश की जनता को मूर्ख मानते हैं, या तो आप कहेंगे कि देश की जनता इतनी प्रूडेंट नहीं है कि वो केंद्र में किसी और को चुने और विपक्ष और स्टेट में किसी और को चुने, या तो आपका मत ऐसा है। पर इस पे भी हम सार्थक चर्चा कर सकते हैं। आपकी समस्या यह है आशुतोष जी, कोई भी निर्णय अगर लिया जा रहा है, आप उसमें अपना सजेशन बाद में देते हैं, टंगड़ी पहले घुसाते हैं। टंगड़ी मत घुसाइए, आप कहिए जो भी सार्थक चर्चा होगी। आपने कहा कि अगर मध्यवर्ती चुनाव होगा तो क्या होगा, यह सवाल का जवाब अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लेते तभी मिल जाता। आज हुई है कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मध्यवर्ती चुनाव होगा तो जो बीच में सरकारें गिरी जाती हैं, जैसे पहले गिरी जाती थी ना, जब से प्रॉब्लम हुई 68, 69, 70, ये बीच में सरकार गिर जाती है, कोई और सरकार ले आता है, चुनाव ले आता है, इन सब का भी एक टाइम फ्रेम सेट रहेगा। बीच में अगर गिरी है तो या तो जितने लोग चुनकर आए उनको अपनी सरकार बनानी पड़ेगी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो व्यवस्था है संवैधानिक। तो आप चाहेंगे तो आपको सारे जवाब मिलेंगे। आप जवाब चाहते नहीं, आप चाहते हैं मात्र क्रिटिसिज्म, टंगड़ी घुसाना। ये आपकी समस्या है। लोकेश जिंदल, अब मेरा सवाल आपसे है, मध्यवर्ती चुनाव जितने हुए, मुझे लगता है 90 से 100 के बीच में मध्यवर्ती चुनाव हुए, आर्टिकल 356 लगाया गया और ये सारा दुरुपयोग जो हुआ है वो कांग्रेस के शासन में हुआ है। और आज वही कांग्रेस वाले कह रहे हैं अरे ये लोग तो चाहते ही नहीं कि स्टेट और रीजनल पार्टीज जो हैं वो स्ट्रांग हो। मैं पूछना चाहती हूं, 356 आर्टिकल जब आप इस्तेमाल करते थे, कांग्रेस पार्टी जब शासन में थी, तो क्या ये जनता के बेहतरी के लिए था? क्या ये रीजनल पार्टीज को बढ़ावा देने के लिए था? आज ये सवाल जो उठ के आ रहा है, ये एक पहला अगर ऑब्जेक्शन है तो क्या ये थोड़ा हिपोक्रिटिकल नहीं है? नमस्कार नाविका जी, मैं सर्वप्रथम ये क्लियर कर दूं कि कांग्रेस काल में जो वन नेशन वन इलेक्शन था
और अब जो वन नेशन वन इलेक्शन है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। कांग्रेस काल में केंद्र और राज्य दोनों में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, जिसके कारण जो है ये कन्वीनियंट था कि हर 5 साल बाद संभव था कि इस केंद्र में और राज्य की इलेक्शन एक साथ। लेकिन अगर मैं संविधान की बात करता हूं, संविधान में ऐसा मेंशन है कि अगर कभी भी राज्य में या केंद्र में या फिर रीजनल लोकल बॉडीज की भी कोई भी असेंबली डिसॉल्व होती है तो 6 महीने के अंतर्गत उसमें चुनाव करना होगा। तो अगर केंद्र सरकार इस तरह का अमेंडमेंट लेकर आती है तो इसमें 2/3 मेजॉरिटी संसद में लगेगी और उसके बाद 50% राज्यों को इसका रेटिफिकेशन करना पड़ेगा, तभी ये कानून इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। क्योंकि अगर वर्तमान स्थिति के अंदर ये 6 महीने का क्लॉज अगर हटाते हैं या इसमें कोई भी अमेंडमेंट लाते हैं, उसमें राज्यों की मंजूरी भी सहमत, और वर्तमान में भाजपा की जो परिस्थिति है उसमें ये लाना संभव नहीं है। ये केवल और केवल एक जुमला है जिसमें फिर से भाजपा को यू टर्न लेना पड़ेगा। देखिए नाविका जी, हमारा देश अमेरिका की तरह 2 मुख्य पॉलिटिकल पार्टी द्वारा रन किए जाने वाला नहीं। यहाँ विभिन्न तरह की पॉलिटिकल पार्टीज हैं और अगर लोकल बॉडीज को भी इंक्लूड करती है सरकार, फिर तो आप मुझे बताइए कितनी ईवीएम पेटियां लगेगी, कितना स्टाफ लगेगा। आज तो वही ईवीएम पेटियां जो राज्य में लगती है वो दूसरे राज्यों में लग जाती है। 2-3 राज्य के तौर पे आप ईवीएम की पेटियों का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन राष्ट्र स्तर पे इतनी आबादी और इस लेवल के ऊपर लोकल बॉडीज के बाद में आपके पास में स्टाफ का, लॉजिस्टिक सपोर्ट, ईवीएम, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। नाविका जी, मैं आज भी आपको बताता हूं, मेरे पास टैक्सी वाले आके रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए उनसे टैक्सियां ली गई, लेकिन उन टैक्सियों का पेमेंट नहीं किया गया। आज भी वे जिला अधिकारी के दफ्तर में चक्कर काटते रहते हैं कि जब चुनाव होता है तो उनके सभी मुख्य वाहनों का उपयोग कर लिया जाता है, लेकिन उनको पैसा नहीं मिलता। लॉजिस्टिकली आज भी कई खामियां हैं, सरकार को चाहिए कि उन खामियों को दुरुस्त करे, ना कि इस तरह की लोकेश जी, जुमलेबाजी। अगर ऐसा है कि लोग आपके पास आ रहे हैं तो पहले तो सार्वजनिक कीजिए, पहले तो एविडेंस रखिए, या फिर इस तरह के नहीं कीजिए। आजकल तो ट्विटर है, सोशल मीडिया है, जिसने भी रिप्रेजेंटेशन दी है अनपेड बिल की, वो बिल लगाइए, ट्वीट कर दीजिए, यूपी सरकार बिल्कुल उसका पेमेंट कर देगी। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप भी किसी की मदद नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, नेशनल टेलीविजन पे सिर्फ आरोप लगाकर भाग जाना सही नहीं होता। लेकिन सवाल सिद्धार्थ यादव जी आपसे यही है, यू टर्न आपने अनाउंसमेंट किया, बड़ा अनाउंसमेंट है, आप इंपैक्ट चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हम स्ट्रांग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो यू टर्न वाला आपके खिलाफ एक क्रिटिकल स्टेटमेंट आता है, ये सही है। लैटरल एंट्री, यू टर्न, तमाम हाल ही के डिसीजन, ड्राफ्ट ब्रॉडकास्ट बिल, यू टर्न, तमाम चीजें सब लोग कह रहे हैं। तो क्यों ना ये सवाल आपसे पूछा जाए कि ये दिखावा ज्यादा है, होना है, नहीं होना है, समय अभी बहुत लगेगा, ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट है। देखिए नविका जी, मैं बहुत शॉर्ट में जवाब देता हूं। पहले मैं एक बात बोलूंगा जो लोकेश जी कह रहे थे, हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए। उन्होंने कहा जब चुनाव साथ होते थे वो